Hi dear students, this is Mukesh Maurya and I welcome to all of you on my YouTube channel which name is Practical English by Mukesh Maurya। आज से मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ। फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। और अंग्रेजी मैं कैसे पढ़ाता हूँ मैं आपको पहले बता देता हूँ। अंग्रेजी पढ़ाने से पहले मैं आपको अंग्रेजी भाषा का इतिहास बताऊंगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। आप कहेंगे अंग्रेजी भाषा का जो इतिहास है वो जानना क्यों ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है जिस भाषा को आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आपको उसके इतिहास के बारे में तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आई, कब आई, कैसे आई और इसको बनने में कितने साल लगे। क्या जिस अंग्रेजी को आज हम पढ़ते हैं जिसे मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, क्या यह 1000 साल पहले ऐसी ही थी क्या 2000 साल पहले ऐसी ही थी क्या, ये कहाँ से आई, कैसे बनी। मुझे ऐसा लगता है अगर इन सारी बातों को आपको पता होगा तो इस सारी बातों को जानकर आप इस सब्जेक्ट से या फिर इस लैंग्वेज से, जिस लैंग्वेज को आप पढ़ने जा रहे हैं उस लैंग्वेज से आप थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाऊंगा और उसके बाद एंड देन उसके बाद मैं इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो आज का जो टॉपिक होगा वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में होगा। और अंग्रेजी भाषा के सफर की शुरुआत होती है 55 बीसी में। आप कहेंगे 55 बीसी में ऐसा क्या हुआ था कि अंग्रेजी भाषा के बनने की जो क्रम की शुरुआत है वो 55 बीसी से होती है। एक साम्राज्य, उस समय एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य ने 55 बीसी में ग्रेट ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में रोमन साम्राज्य जीत जाता है और ग्रेट ब्रिटेन की हार हो जाती है। बदले में जो रोमन साम्राज्य था वो ग्रेट ब्रिटेन के बहुत सारे एरिया पर कब्जा कर लेता है। वो वहां पर जो रोमन्स थे उन्होंने ना सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन पर अपना शासन स्थापित किया बल्कि वहां के निवासियों पर अपनी भाषा को भी थोप दिया। भाषा थोपने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे आपको एक भाषा आती है और मुझे कोई और भाषा आती है और जो हम दोनों को भाषा आती है वो अलग अलग भाषा आती है। मैं आपके यहाँ आकर रहने लगूं और आपको मैं कहूँ कि भैया देखिए आज तक आप जो भाषा बोलते थे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, पर आज के बाद आप वही भाषा बोलेंगे जो मैं बोलता हूँ और उस भाषा को सीखेंगे और उसी भाषा में ही बात करेंगे। इसको कहते हैं कि मैंने आप पर अपनी भाषा को थोप दिया। ऐसा ही हुआ था 55 बीसी में। 55 बीसी में मैं लिख कर बता देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। 55 बीसी में रोमन साम्राज्य ने ग्रेट ब्रिटेन पर आक्रमण किया और इस युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के निवासी या ग्रेट ब्रिटेन के स्वराज्य थे वो हार जाते हैं और बदले में जो रोमन्स थे उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के बहुत सारे लैंड पर कब्जा कर लिया और वहां पर अपना शासन स्थापित किया। ना सिर्फ अपना शासन स्थापित किया बल्कि अपनी भाषा को भी यहाँ के निवासियों को थोप दिया। ठीक है, आप कहेंगे जो रोमन्स की भाषा थी वो भाषा कौन सी थी, तो रोमन्स की भाषा लैटिन थी। रोमन्स की जो भाषा थी वो लैटिन थी। आप कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन में उस समय जो ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे वो कौन सी भाषा में बात करते थे एक दूसरे से, तो बहुत सारे अलग अलग एरिया पे अलग अलग भाषा थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि सेल्टिक भाषा में, कुछ एरिया में सेल्टिक भाषा थी, कुछ एरिया में इंसुलर सेल्टिक भाषा थी, पर बहुत सारी मतलब मोस्ट ऑफ द लैंड पर अधिकांश भाग पर ब्रिथोनिक भाषा बोली जाती थी। ब्रिथोनिक भाषा, ठीक है, ये ब्रिथोनिक भाषा ग्रेट ब्रिटेन के निवासी बोलते थे। आपस में बातचीत करने के लिए ये लोग ब्रिथोनिक भाषा का प्रयोग करते थे। पर यहाँ पर रोमन साम्राज्य ने आक्रमण कर दिया और यहाँ पर ये लोग रूल करने लगे। रोमन्स यहाँ आकर रूल करने लगे। जब रूल करने लगे तो इन्होंने कहा कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हमारी लैंग्वेज यानी कि लैटिन लैंग्वेज होगी। तो यहाँ के निवासियों से कहा कि आप लोगों को लैटिन सीखना पड़ेगा और यहाँ के लोगों पर अपनी भाषा सीखने का दबाव डाला। रोमन्स ने कहा कि आप लोगों को हमारी भाषा सीखना होगा। जब मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब दो भाषा आपस में मिलती हैं तो क्या होता है, दो या दो से अधिक जब लैंग्वेज एक साथ मिलती हैं तो या तो वो एक नई भाषा को जन्म दे देंगी या फिर एक नई भाषा के जन्म देने के मतलब एक नई भाषा को जन्म देने के कगार पर आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक ऐसा ही हुआ था जब ब्रिथोनिक लैटिन यानी कि सेल्टिक, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लैंड पर ब्रिथोनिक भाषा ही बोली जाती थी। तो ब्रिथोनिक और लैटिन जब एक साथ मिलती हैं तो वो एक नई भाषा को जन्म देने के कगार पर आ जाती है और यहीं से शुरुआत होती है अंग्रेजी भाषा के बनने की क्रम की। ये जो दोनों लैंग्वेज, 2 से 3 लैंग्वेज एक साथ मिली है और यहीं से मतलब यही वो समय है जब अंग्रेजी भाषा के बनने के क्रम की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद का इवेंट पर हम फोकस करते हैं। इसके बाद क्या हुआ था, एक इसके 500 साल बाद यानी कि हम 450 एडी की बात करते हैं। 450 एडी में मतलब आज से करीब 1500 साढ़े 1500 साल पहले की बात करता हूँ मैं। यहाँ पर जर्मेनिक माइग्रेशन होता है। जर्मेनिक माइग्रेशन मतलब आप कहेंगे कहाँ होता है जर्मेनिक माइग्रेशन, तो जर्मेनिक माइग्रेशन होता है ग्रेट ब्रिटेन पर। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन पर। कुछ लोगों को माइग्रेशन का मतलब नहीं पता होगा। माइग्रेशन का मतलब होता है हिंदी में पलायन, और कुछ लोगों को पलायन का मतलब नहीं पता होगा। पलायन का मतलब होता है आप जिस जगह पर रह रहे हैं
उस जगह को छोड़कर आप एक नई जगह में जाके रहना स्टार्ट कर दे, इसी को कहते हैं कि पलायन करना। ठीक है, इसी को कहते हैं पलायन। तो जर्मनी के लोगों ने पलायन किया, कहाँ पलायन किया, अपने देश को छोड़कर कहाँ चले गए, तो ये लोग ग्रेट ब्रिटेन पर चले गए, ग्रेट ब्रिटेन रहने के लिए चले गए। तो जर्मनी के लोगों ने किया, तो इसे जर्मेनिक माइग्रेशन कहते हैं। और कब की बात है, ये 450 एडी की बात है। आप कहेंगे आज से कितने साल पहले की बात है, तो आज से 1550 साल पहले की बात है, करीब करीब, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, ठीक है, करीब करीब 1550 साल पहले की बात है। समझने वाली जो बात है इसमें, वो समझने वाली बात ये है कि जब जो जर्मनी के लोग जो अपने देश को छोड़कर ग्रेट ब्रिटेन में जाकर बसने लगे, ठीक है, तो ये अपने साथ अपनी कुछ भाषाएं भी लेकर गए थे। ये जिस जिस एरिया से गए थे उस एरिया की अपनी अलग अलग एक लैंग्वेज होती, ठीक है। तो आप कहेंगे कितने एरिया से जो जर्मनी के लोग हैं ये किन किन हिस्सों से या कितने हिस्सों से ग्रेट ब्रिटेन में गए थे, तो ये मोस्टली 3 हिस्सों से गए थे, ठीक है। तो कौन कौन से एरिया से माइग्रेशन हुआ था, मतलब कौन कौन से हिस्से के जर्मनी के लोग थे जो ग्रेट ब्रिटेन में जाकर बसे थे। तो एक एरिया था ईस्ट वाले पार्ट में, आप जर्मनी के ईस्ट वाले पार्ट में देखेंगे तो आपको एक एरिया मिलेगा सैक्सनी, ठीक है, और एक और पार्ट मिलेगा जिसका नाम था जूट्सलैंड, और एक और पार्ट देखेंगे आप एंगल्सलैंड, ठीक है। तो मोस्टली यही 3 एरिया थे जहां से जर्मनी के लोग ग्रेट ब्रिटेन में जाकर बसे थे, ठीक है। तो ये जो 3 एरिया थे, इन तीनों एरिया की अपनी अलग अलग एक लैंग्वेज थी। जब ये जर्मनी के लोग ग्रेट ब्रिटेन के साथ जाकर रहने लगे, मतलब ये अपने देश को छोड़कर यहाँ ग्रेट ब्रिटेन में जाकर बसे, तो हमने इन दोनों के जो ग्रेट ब्रिटेन के लोग थे हमने उनको एंग्लो कहा, और जो जर्मन्स थे हमने उनको सैक्सन्स कहा, ठीक है। इन दोनों लोगों को हमने साथ में क्या कह दिया, एंग्लो सैक्सन्स, ठीक है। और इनकी जो भाषा थी हमने उस भाषा को एंग्लो सैक्सन कहा, और इसी एंग्लो सैक्सन को हम लोग ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जर्मेनिक माइग्रेशन के बाद भी हम एक मेजर इवेंट देख लेते हैं, 5वीं सदी, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे 450 एडी, 450 एडी को हम 5वीं सदी भी कह सकते हैं, ठीक है। 5वीं सदी के आसपास एक मेजर इवेंट होता है, एक बहुत बड़ी घटना होती है। 5वीं सदी के आसपास ही एक धर्म का प्रवेश होता है ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ प्रवेश होता है, ग्रेट ब्रिटेन में प्रवेश होता है, ठीक है। ये जो धर्म है, ईसाई धर्म है, ये ग्रेट ब्रिटेन पर कब आता है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन पर आता है 5वीं सदी, ठीक है। 5वीं सदी यानी आज से करीब 1500 साल पहले, करीब 1500 साल पहले ये ईसाई धर्म जो है ये ग्रेट ब्रिटेन पर प्रवेश करता है। और कौन लेकर आता है इसे, तो इसे बहुत ही फेमस सेंट थे जिनका नाम था सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन इस धर्म को कहाँ लेकर आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पर लेकर आते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन के जो मूल निवासी हैं उनको बताते हैं कि हमारा जो ये धर्म है, ईसाई धर्म है, इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताते हैं, और लोगों को बताते हैं कि इस धर्म को आपको अपना लेना चाहिए, ठीक है। और लोग मान भी जाते हैं इस धर्म को अपनाने के लिए। तो ये लोग और इनके अनुयायी, मतलब सेंट ऑगस्टाइन और उनके कुछ अनुयायी जो इस धर्म को मानते थे, वो लोगों का धर्म परिवर्तन बहुत ही बड़ी संख्या में कराना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दे स्टार्टेड पीपल कन्वर्टिंग इनटू क्रिश्चियनिटी। ये बहुत बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कराने लगते हैं लोगों का, ठीक है। तो जब ये अपने साथ एक धर्म लेकर आए थे, तो आपको सोचना होगा कि ये अपने साथ कुछ धार्मिक किताबें भी लेकर आए होंगे, क्योंकि हर एक धर्म की अपने कुछ धार्मिक किताबें होती हैं, और हमें उन किताबों से ही मतलब है, क्योंकि किताबों में कोई ना कोई भाषा लिखी होगी, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब हम भाषा के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो उस भाषा का इस भाषा पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम उसे देखते हैं, ठीक है, कि क्या उस जो किताबों में भाषा लिखी थी उस किताबों की भाषा ने क्या इस लैंग्वेज पर प्रभाव डाला है कि नहीं डाला, ठीक है। वो कौन कौन सी भाषा थी जो ये अपने साथ लेकर आए थे, जो ये अपने साथ किताब लेकर आए थे, उन किताबों में कौन कौन सी भाषा लिखी थी, हम जरा उन पर एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अपने साथ किताब लेकर आए थे उन बुक्स पर लैटिन लिखी थी, एंड सम बुक्स आर इन हिब्रू एंड सम बुक्स आर इन ग्रीक, ठीक है। कुछ बुक्स लैटिन भाषा में थी, कुछ बुक्स ग्रीक भाषा में थी, और कुछ बुक्स हिब्रू भाषा में थी, ठीक है। और जब ये लोग यहाँ के जो मूल निवासी थे ग्रेट ब्रिटेन के, जो लोगों ने धर्म अपनाया था, तो इन लोगों ने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे, प्रोपगेट कर रहे थे इंग्लैंड में, तो इन लोगों ने उन लोगों को जो धर्म अपना रहे थे उन लोगों को किताबें दे रहे थे पढ़ने के लिए, ठीक है। धार्मिक किताबें दे रहे थे कि ये लीजिए, आपको पढ़ लीजिए इनको, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसे, ठीक है, ये आपको पढ़ना चाहिए इसे। तो उन लोगों ने कहा सर हमें ग्रीक और हिब्रू तो बिल्कुल नहीं आती। तो जो ईसाई धर्म को यहाँ पर लेकर आए थे सेंट ऑगस्टाइन और उनके अनुयायी, उन लोगों ने कहा कि आप परेशान मत होइए, हम आपको ग्रीक और हिब्रू सिखा देंगे, ठीक है। तो उन लोगों ने कहा सर हमें लैटिन भी थोड़ी थोड़ी आती है। तो जो सेंट ऑगस्टाइन थे या फिर उनके जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, हम आपको लैटिन ज़्यादा सिखा देंगे, ठीक है। तो इनकी एक पहले से ही एक लैंग्वेज थी जिसका नाम ओल्ड इंग्लिश था। ओल्ड इंग्लिश में फिर से एक भाषा आ जाती है, एक या दो या फिर 3 भाषा आ जाती है, एक ग्रीक और हिब्रू आ जाती है, और फिर से लैटिन आ जाती है, ठीक है। तो लैटिन
और ग्रीक और हिब्रू फिर से इस भाषा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। फिर से ये एक नई भाषा को जन्म देने वाला है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। 5वीं सदी तक हम लोग देख चुके हैं, क्रिश्चियनिटी ग्रेट ब्रिटेन में एंटर कर चुकी है। अब हम बात करते हैं 8 से 11वीं सदी के बीच बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कौन सा मेजर इवेंट हुआ था, कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसने अंग्रेजी भाषा पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला, ठीक है। हम उस घटना को देखेंगे। तो यहाँ पर एक मेजर इवेंट हुआ था, यहाँ पर एक बहुत ही मेजर घटना हुई थी, ठीक है। यहाँ पर वाइकिंग्स इन्वेजन होता है। वाइकिंग्स इन्वेजन होता है। वाइकिंग्स इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण, और वाइकिंग्स का मतलब होता है वाइकिंग्स, ठीक है। आप कहेंगे ये वाइकिंग्स कौन थे जिन्होंने आक्रमण किया था। अब आक्रमण इन्होंने कहाँ किया था, तो इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन पर आक्रमण किया था। कहाँ पर आक्रमण किया था, तो ग्रेट ब्रिटेन पर आक्रमण किया था। और कब आक्रमण किया था, तो 8वीं सदी में इन लोगों ने आक्रमण किया था। कौन लोग थे जिन्होंने आक्रमण किया था, तो ये वाइकिंग्स थे जिन्होंने आक्रमण किया था ग्रेट ब्रिटेन पर, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये वाइकिंग्स कौन थे। ये वाइकिंग्स स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से आए थे। आप कहेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या है, स्कैंडिनेवियन एक्चुअली ये ग्रुप है, ये कोई कंट्री नहीं है, ये एक ग्रुप है, ठीक है। इसमें 4 कंट्री आते हैं। इसमें कितनी कंट्री आती है, तो इसमें 4 कंट्री आती है। आप कहेंगे कौन कौन सी कंट्री आती है इसमें, ठीक है। ये जो ग्रुप है इसमें 4 कंट्री आती हैं। वो कौन कौन सी कंट्री है जो इस ग्रुप में आते हैं, तो इसमें 4 कंट्री कौन कौन सी है। पहली वाली नॉर्वे है, ठीक है। इसके बगल में आप देखेंगे तो आपको स्वीडन मिलेगा, और इसके बगल में आप देखेंगे तो फिनलैंड मिलेगा, और इन तीनों के नीचे आप देखेंगे तो डेनमार्क मिलेगा, ठीक है। इन्हीं चारों कंट्री को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो इनका इनका ग्रुप ही क्या कहलाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाता है, ठीक है। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के जो लोग हैं उनको वाइकिंग्स कहा जाता था 8 से 11वीं सदी के बीच, ठीक है। उनको वाइकिंग्स के नाम से जाना जाता था। और वाइकिंग्स इन्वेजन कर देते हैं, वाइकिंग्स आक्रमण कर देते हैं ग्रेट ब्रिटेन पर। कब आक्रमण कर देते हैं, तो 8वीं सदी में आक्रमण कर देते हैं। आप कहेंगे आपने 8 से 11वीं सदी लिखा, मतलब इसके बीच 300 साल का गैप है, ठीक है। 8 से 11वीं के बीच 300 साल का गैप है। तो क्या ये लोग 300 साल तक लगातार आक्रमण करते रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग ऐसा करते थे, 8वीं सदी में इन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण बहुत ही जबरदस्त था। इन्होंने आक्रमण किया और ग्रेट ब्रिटेन में उस एरिया के लोगों को हरा दिया, और वहां रूल करने लगे। फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने फिर आक्रमण किया, फिर से दूसरा एरिया जीत लिया, और वहां फिर रूल करने लगे। फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि फिर से इन्होंने आक्रमण किया और तीसरा एरिया जीत लिया, और तीसरा एरिया में इन्होंने फिर से रूल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये लोग थोड़े थोड़े एरिया पे कब्जा करते थे, रूल करते थे, फिर कब्जा करते थे, लड़ाई करते थे, फिर रूल करते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे करते इनका 300 साल बीत जाता है, और ये लोग 300 सालों तक ग्रेट ब्रिटेन पर रहते हैं। तो ये लोग अपने साथ एक लैंग्वेज लेकर आए थे। ये लोग अपने साथ एक लैंग्वेज लेकर आए थे, उस लैंग्वेज का नाम है ओल्ड नोर्स। ओल्ड नोर्स। आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी लैंग्वेज है ओल्ड नोर्स, इसके बारे में आज से पहले कभी सुना नहीं। एक्चुअली ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है। जैसे कि आपने देखा कि ये 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो इन चारों कंट्री की अपनी अलग अलग एक लैंग्वेज थी, ठीक है। इन चारों कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन चारों लैंग्वेजेस को मिक्स करके एक कॉमन लैंग्वेज बना लिया, ठीक है, जिससे आपस में कम्युनिकेट कर पाते थे। उसी कॉमन लैंग्वेज को हम लोग ओल्ड नॉर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो ओल्ड नॉर्स है इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी, तो इसमें 4 लैंग्वेज है। नॉर्वे की एक भाषा थी जिसको नॉर्वेजियन कहते हैं। स्वीडन की एक भाषा थी जिसको स्वीडिश कहते हैं। फिनलैंड की एक भाषा है जिसे फिरोईज कहते हैं। और डेनमार्क की एक भाषा है जिसे डैनिश कहते हैं। इन चारों लैंग्वेजेस को मिलाकर एक कॉमन लैंग्वेज बनाई गई थी जिसे हम ओल्ड नॉर्स के नाम से जानते थे, ठीक है। ओल्ड नॉर्स के नाम से जानते थे। जब ये वाइकिंग्स इन्वेजन करते हैं ग्रेट ब्रिटेन पर, तो ये अपने साथ ओल्ड नॉर्स भी लेकर आते हैं, ठीक है। और उससे पहले आप देख चुके हैं यहाँ पर लैटिन आ चुकी है, फिर एंग्लो सैक्सन ओल्ड इंग्लिश बनी है, फिर लैटिन, फिर ग्रीक आई है, ठीक है। 5वीं सदी में लैटिन ग्रीक फिर आई है। तो ये सब मिक्सअप होते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये सब अंग्रेजी के बनने का एक क्रम है। अभी अंग्रेजी बस उबल रही है, ठीक है, बस बनने वाली है, ठीक है। तो अभी आप कहाँ तक पहुंच चुके हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं 8 से 11वीं सदी के बीच पहुंचे हैं, ठीक है। हमें 20 से 21वीं सदी तक जाना है, उसके बाद हमारी मॉडर्न इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। तो जब ओल्ड नॉर्स आती है, यहाँ पर जो एक भाषा फिर से आती है ओल्ड नॉर्स, यहाँ पर जो भाषा पहले से थी उस भाषा को ये भाषा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। और वाइकिंग्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बता देता हूँ। वाइकिंग्स एक सज़ा देते थे, एक पनिशमेंट दिया करते थे लोगों को, ठीक है। एक सज़ा देते थे, एक पनिशमेंट देते थे। वो पनिशमेंट बहुत फेमस है हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में वो सज़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। उस सज़ा का नाम था ब्लड ईगल।
ठीक है, ब्लड ईगल। अब यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है, जिससे आपको देखने में ज़्यादा मज़ा आता। मज़ा क्या आता, आप मतलब समझते कि ब्लड ईगल थी क्या। और ब्लड ईगल बहुत ही फेमस, बहुत ही ब्रूटल डेथ थी, बहुत ही खतरनाक डेथ थी। इतिहास में उसे सबसे दर्दनाक मौत के रूप में जाना जाता है, इतिहास में सबसे दर्दनाक सज़ा के रूप में उसे जाना जाता है, ठीक है। तो वाइकिंग्स बहुत ही खतरनाक हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप लोग वाइकिंग्स वेब सीरीज़ देख सकते हैं, ठीक है। मैं बस इतना कर सकता हूँ, यहाँ पर दिखा नहीं सकता आपको। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आपने देखा है जो ओल्ड नॉर्स है, इसने अंग्रेजी भाषा को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। अब हम इसके आगे देख लेते हैं। 11वीं सदी में एक मेजर इवेंट और होता है, एक मेजर इवेंट और होता है। मेजर इवेंट का मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना और होती है। नॉर्मन इन्वेजन हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन पर। ग्रेट ब्रिटेन पर एक आक्रमण फिर से हो जाता है, ग्रेट ब्रिटेन पर एक आक्रमण और हो जाता है। 11वीं सदी में ही वो आक्रमण होता है, और वो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है ये। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में एक इंपॉर्टेंट डेट है 1066, 1066 एडी में। 1066 एडी में एक आक्रमण होता है, नॉर्मन आक्रमण होता है, ठीक है। आप कहेंगे ये नॉर्मन कौन थे, ठीक है। ये जो नॉर्मन थे, ये उत्तरी भाग के निवासी थे, ठीक है, फ्रांस के उत्तरी भाग के निवासी थे, ठीक है। ये फ्रांस के उत्तरी भाग के रहने वाले थे, और इनमें से कुछ वाइकिंग्स भी थे, ठीक है। इनमें, इस ग्रुप में, ये जो नॉर्मन इन्वेजन हुआ था, इनमें कुछ वाइकिंग्स भी थे, ठीक है। तो ये जो नॉर्मन है 1066 मतलब 1066 एडी में ये लोग ग्रेट ब्रिटेन पर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन पर आक्रमण कर देते हैं, और ग्रेट ब्रिटेन पर कुछ लैंड पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं, और वहाँ पर रूल करने लगते हैं। और ये अपने साथ एक लैंग्वेज लेकर आए थे, ठीक है। ये अपने साथ एक लैंग्वेज लेकर आए थे, और इनकी लैंग्वेज का नाम था, इनकी लैंग्वेज का नाम था, ये अपने साथ लैंग्वेज लेकर आए थे लैटिन और फ्रेंच। अब फ्रांस से आए हैं तो इनकी भाषा फ्रेंच होगी, और जो फ्रेंच भाषा है उसको लैटिन ने बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। ये कुछ हद तक लैटिन भाषा भी प्रयोग करते थे, क्योंकि जो फ्रेंच भाषा है ये लैटिन से बनी है, ठीक है। बहुत हद तक ये लैटिन से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये अपने साथ दो लैंग्वेज लेकर आए थे, एक लैटिन लेकर आए थे, एक फ्रेंच लेकर आए थे। तो फिर से लैटिन आ गई, लैटिन 3 बार आ गई। पहली बार 55 BC में आई, दोबारा 5वीं सदी में आई, और फिर उसके बाद 1066 में आ गई, 1066 में आई। और 1066 में कौन लेकर आया था इसे, तो नॉर्मन लेकर आए थे। जब नॉर्मन आक्रमण होता है, नॉर्मन इन्वेजन होता है ग्रेट ब्रिटेन पर, जो नॉर्मन थे, ये जो फ्रांस के उत्तरी भाग के निवासी थे, ये अपने साथ दो भाषाएं लेकर आते हैं, एक फ्रेंच भाषा लेकर आते हैं, एक लैटिन भाषा लेकर आते हैं। और ये दोनों भाषाएं फिर इनके भाषाओं के साथ मिक्सअप होती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अंग्रेजी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं, ठीक है। ये अंग्रेजी बनने का क्रम ही है जो अभी चल रहा है, ठीक है। ये सारी भाषाएं जब बहुत ही हद तक मिल जाएंगी, 20वीं 21वीं सदी आ जाएगी, तो मॉडर्न इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। आप लोग अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये अभी चल रहा है 11वीं सदी, ठीक है। बस 20वीं 21वीं सदी आने वाली है। तो लैटिन और फ्रेंच भाषा ने भी अंग्रेजी भाषा को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं 15वीं 16वीं सदी की। 15वीं 16वीं सदी में ऐसा क्या हुआ था जिसने अंग्रेजी भाषा को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, जिसने अंग्रेजी भाषा को प्रभावित किया। 15वीं 16वीं सदी में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो जाता है। आप कहेंगे एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है नई जगह पर जाकर नई नई चीज़ें खोजना, यही होता है एक्सप्लोरेशन का मतलब। आप कहेंगे एक्सप्लोरेशन ने अंग्रेजी भाषा पर कैसे प्रभाव डाला, ये समझा देते हमें। तो एक्सप्लोरेशन ने भी अंग्रेजी भाषा पर प्रभाव डाला है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्रिस्टोफर कोलंबस का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जिसने अमेरिका की खोज करी। 1492 12 अक्टूबर 1492 में जब वो अमेरिका पहुँचता है, तो अमेरिका में पहुंचकर उसने बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी। अमेरिका में पहुंचकर उसने बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, उसने एक चीज़ देखी जिसका नाम टोबैको था, ठीक है। तो टोबैको उसके लिए नया था, टोबैको उसके लिए नया था। फिर उसने एक और चीज़ देखी जिसका नाम था टोमेटो, टोमेटो भी उसके लिए नया था। और इसी तरह पूरे यूरोप में ऐसी होड़ लगी थी नई नई जगह जाकर नई नई चीज़ों को खोजने का, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन ने भी अंग्रेजी भाषा को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं 18वीं से 19वीं सदी के बीच की। 18वीं से 19वीं सदी के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसने अंग्रेजी भाषा को प्रभावित किया, ठीक है। तो 18वीं से 19वीं सदी के बीच कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आप कहेंगे कॉलोनाइजेशन क्या होता है। कॉलोनाइजेशन को हिंदी में उपनिवेशवाद कहते हैं। आप कहेंगे उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी दूसरे के एरिया पे या किसी दूसरे के देश पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना, और कब्जा की गई एरिया पर या कब्जा किए गए एरिया पर अपने देश के लोगों को बसा देना, इसी को कहते हैं उपनिवेशवाद। और ये 18वीं सदी से 19वीं सदी के बीच बहुत ही बड़े पैमाने पर होने लगा था। जब 18वीं सदी पर अंग्रेज
कोलोनाइजेशन के पर्पज से इंडिया में आते हैं। आप कहेंगे इससे पहले भी अंग्रेज आ चुके थे। हाँ, इससे पहले भी आए थे, लेकिन उससे पहले जब वो आए थे तो वो उनका सिर्फ जो उनका पर्पज था, जो उनका उद्देश्य था, वो भारत से व्यापार करना था। पर 18वीं सदी में इनका पर्पज, ये उद्देश्य बदल चुका था और ये भारत में उपनिवेशवाद बनाना या भारत को उपनिवेशवाद बनाना चाहते थे। जब अंग्रेज इंडिया में आते हैं कोलोनाइजेशन के पर्पज से, मतलब उपनिवेशवाद बनाने के पर्पज से, इंडिया को जीतने के पर्पज से, यहाँ कब्जा करने के पर्पज से, तो यहाँ इनके बहुत सारे युद्ध होते हैं, जिस युद्ध में ये जीत जाते हैं और भारत पर ये सिर्फ अपना, ना सिर्फ अपना शासन थोपते हैं बल्कि अपनी सभ्यता और अपनी भाषा को भी इंडिया पर थोप देते हैं। जो अंग्रेजों की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी, जो कामकाज की भाषा हुआ करती थी, वो अंग्रेजी हुआ करती थी। आप कहेंगे कि इस तरह से कैसे पता चलता है कि उपनिवेशवाद ने अंग्रेजी भाषा को प्रभावित किया? इससे तो यही पता चल रहा है कि अंग्रेजी भाषा ने हमारी भाषा को प्रभावित किया। हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं कि इस बात से तो सिर्फ यही पता चलता है कि इनकी भाषा ने हमारी भाषा को प्रभावित किया। हमारी भाषा ने इनकी भाषा को कैसे प्रभावित किया, बस ये बताइए। जैसे जब ये लोग उपनिवेशवाद के पर्पज से इंडिया में आए और ये लोग रूल करने लगे थे, ठीक है, बहुत सारे एरिया पे कब्जा किया, फिर पूरे भारत पे इन्होंने कब्जा कर लिया और पूरे भारत पे ये लोग रूल करते। एक समय ऐसा आया जब ये पूरे भारत को गवर्न करते थे और भारत में जब ये लोग आए थे तो इनके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इन लोगों ने अपने जीवन काल में पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे चूड़ी, जिंदगी में पहली बार इन लोगों ने चूड़ी तब देखी थी जब ये लोग इंडिया में आए थे और चूड़ी को इन्होंने एक नया नाम दिया था, एक नया वर्ड दिया था इन लोगों ने, बैंगल। ठीक है, अंग्रेजी में गुरु को गुरु ही कहते हैं क्योंकि ये अंग्रेजी का वर्ड ही नहीं है, ये वर्ड है हिंदी का। तो आप कहेंगे ऐसे कितने शब्द हैं जो हिंदी से लिए गए हैं अंग्रेजी में? तो मोर देन 3000 वर्ड्स हैं जो हिंदी से अंग्रेजी में लिए गए हैं। तो आपने देखा कि कोलोनाइजेशन से भी अंग्रेजी भाषा में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, काफ़ी प्रभाव पड़ा। अब हम बात करते हैं 20 से 21वीं सदी की। 21वीं सदी, आप कहेंगे 21वीं सदी तो अभी चल रही है और 20वीं सदी बीत चुकी है, तो आप कहेंगे क्या 21वीं सदी में भी अंग्रेजी बदल रही है क्या? हाँ, बिल्कुल, आप एकदम सही समझ रहे हैं। आपकी जो इंग्लिश है, आज जो आप इंग्लिश बोलते, लिखते, पढ़ते, सुनते हैं, उसे मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, ठीक है, और वो भी डे बाय डे बदल रही है और 1800 साल बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब ये अंग्रेजी कंप्लीट चेंज हो जाएगी, ठीक है। अंग्रेजी, ये मॉडर्न इंग्लिश तब मॉडर्न इंग्लिश नहीं रहेगी बल्कि कोई और भाषा बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अभी तक हमने देखा किन किन भाषाओं ने अंग्रेजी भाषा पर क्या क्या प्रभाव डाला और कब कब प्रभाव डाला। तो अब हम पाई चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन सी भाषा ने सबसे ज्यादा अंग्रेजी भाषा पर प्रभाव डाला। तो ये पाई चार्ट आप देख रहे होंगे, जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो पाई चार्ट को समझेंगे। ये जो पाई चार्ट होता है ये 100% को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, 100% को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 100% है कंप्लीट, ठीक है, ये कंप्लीट 100% है। तो अंग्रेजी को बनने में 29% जो योगदान है वो लैटिन का है, ठीक है। 29% जो योगदान है अंग्रेजी को बनने में वो लैटिन भाषा का है। आप लैटिन भाषा के कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसा कि देखिए आप यहाँ पर लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी तो आप जानते होंगे, लाइब्रेरी। सोलर, रिलेटेड विद द सन, जो सन से रिलेटेड होता है उसे सोलर कहते हैं। लूना, जो रिलेटेड विद द मून, जो मून से रिलेटेड होता है उसे लूना कहते हैं। फैक्ट्री, जहां चीजों को बनाया जाता है, ठीक है, उसे फैक्ट्री कहते हैं। साइंस, साइंस तो आप समझते होंगे, साइंस हो गया, स्टेशन हो गया, डेंटल टू डू विथ टीथ, ठीक है, ह्यूमन हो गया, डिजिटल हो गया और डेसिमल हो गया। डेसिमल का मतलब दशमलव होता है। तो ये सारे वर्ड्स हैं और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। अभी ये मत समझिए कि बस इतने ही वर्ड हैं, ये नहीं, ईटीसी लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। अभी तो टाइम, जगह की कमी की वजह से हम नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। अंग्रेजी भाषा को बनने में सबसे ज्यादा योगदान लैटिन भाषा का है, 29%, ठीक है। अंग्रेजी अगर 100% है तो उसमें 29% जो वर्ड्स हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। उसके बाद 29% ही योगदान फ्रेंच भाषा का भी है। तो फ्रेंच भाषा के कुछ वर्ड्स देख लीजिए, जैसे वेरी, वेरी का मतलब होता है अंग्रेजी में ट्रूली, ठीक है, वेरी का मतलब होता है अंग्रेजी में ट्रूली। तो वेरी जो वर्ड है वो अंग्रेजी भाषा का नहीं बल्कि फ्रेंच भाषा का लिया गया एक शब्द है जो अंग्रेजी भाषा में है, ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, ये भी फ्रेंच भाषा से लिया गया एक वर्ड है जो अंग्रेजी में, ठीक है। कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू भी फ्रेंच भाषा से लिया गया एक शब्द है। जर्नी, जर्नी भी एक फ्रेंच भाषा से लिया गया एक शब्द है। जस्टिस, जस्टिस का मतलब न्याय होता है, ये भी फ्रेंच भाषा से लिया गया एक शब्द है। बीफ, बीफ का मतलब होता है गाय का मांस, ये भी फ्रेंच भाषा से लिया गया एक शब्द है। पोर्क, पोर्क का मतलब होता है सुअर का मांस, ये भी फ्रेंच भाषा से लिया गया एक शब्द है, ठीक है। तो 29% अंग्रेजी को बनने में 29% योगदान किसका है? लैटिन भाषा का। और 29% योगदान किसका है? फ्रेंच भाषा का। और 26% योगदान है जर्मेनिक भाषा का। जर्मेनिक भाषा के कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे कि केक, आप लोगों ने तो केक खाया ही होगा,
सबके बर्थडे में जा जाके, ठीक है। तो केक, केक जो वर्ड है ये जर्मेनिक भाषा का वर्ड है, ठीक है। ये गुड, गुड मतलब अच्छा, गुड और बैड ये भी जर्मेनिक भाषा के दोनों वर्ड है। बॉय एंड गर्ल ये दोनों भी जर्मेनिक भाषा के वर्ड है। ईट, ड्रिंक एंड अबव, और जगह कम हो गई नहीं तो और लिख देते, अबव हुआ, अगेन हुआ, ठीक है। और एप्पल भी हुआ, ये भी जर्मेनिक भाषा का वर्ड है। अब हम देख लेते हैं 6%, 6% योगदान ग्रीक भाषा का है। ग्रीक भाषा के वर्ड देख लेते हैं, ग्रीक भाषा के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्रीक भाषा के कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक एंड्रॉयड लिखा है और दूसरा एकेडमिक है। एंड्रॉयड, एंड्रॉयड तो फोन सबके पास होगा, और इसके बाद एकेडमिक है, ठीक है। और यहाँ पर जगह कम पड़ गई, कुछ यहाँ पर लिख देते हैं ग्रीक भाषा, यहाँ पर अलग से लिख देते हैं ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे सिनेमा, सिनेमा, ठीक है। और क्लाइमेट, क्लाइमेट, सिनेमा हुआ, क्लाइमेट हुआ, और एक हुआ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। वो तो जगह कम है किसी वजह से सब सारे नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। वैसे भी सारे नहीं लिखे जा सकते, जगह कम हो या ज्यादा सारे लिखे भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 6% अदर, यहाँ पर लिखा है 6% अदर। इस अदर में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं जिनका परसेंटेज बहुत कम कम है, जिसमें हिंदी भी एक है, ठीक है, जिसमें हिंदी भी एक है। मोर देन 3000 वर्ड्स हिंदी से भी लिए गए हैं। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनका परसेंटेज बहुत कम कम है, ठीक है। इसीलिए हमने 6% अदर लिख दिया है। तो दुनिया की और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनसे अंग्रेजी भाषा में शब्द लिए गए हैं। अंग्रेजी भाषा को बनाने में 4% योगदान नेम्स का भी है, मतलब नामों का भी है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, गूगल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहीं पर अपना वीडियो मैं एंड कर देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।